अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहसिन रज़ा। क्या हाल चाल? ठीक ठाक हैं आप? वीडियो थोड़ी सी लेट आई है क्योंकि मैं कहीं कामों पर बिज़ी हो जाता हूं। आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आई कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करें, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। अच्छा बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम को डिटेल में। अगर आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में जानना चाहते हैं तो बोहर एटॉमिक मॉडल वाली वीडियो आप ज़रूर देखें, चैनल पर मैंने अपलोड की हुई है। अगर नहीं भी देख सकते, टाइम नहीं है, तो उस वीडियो की जो शॉर्टकट जो बातें हैं वो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। मैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। अगर आप प्रिज्म में से एक ऑर्डिनरी लाइट को पास करें तो वो मुख्तलिफ वेवलेंथ के फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाती है। अब ये जो मुख्तलिफ वेवलेंथ के फ्रैक्शंस आ चुके हैं इस लाइट के प्रिज्म में से पास हो जाने के बाद, इसी चीज़ को बच्चों हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए, मैंने स्पेक्ट्रम की यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अ बैंड ऑफ रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। यानी लाइट को जब आप एक प्रिज्म में से पास करें तो वो मुख्तलिफ वेवलेंथ्स में डिवाइड हो जाती है। इसी चीज़ को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। अच्छा, ये क्यों लाइट जो है मुख्तलिफ वेवलेंथ्स वाले फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाती है, इस चीज़ को समझना होगा आपको। देखिए बच्चों, जब लाइट यहाँ से पास होती है तो ये मुख्तलिफ एंगल बनाती है। इस पोजीशन पर थीटा मुख्तलिफ है, और जब निकल रही है तो वहां उस पोजीशन पर प्रिज्म इस तरह है, तो वहां पर एक डिफरेंट एंगल बनता है। इसी वजह से लाइट मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाती है, और ये जिन फ्रैक्शंस में डिवाइड हो गई है, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। अच्छा बच्चों, स्पेक्ट्रम की फिर दो टाइप्स हैं, एक है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा है लाइन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए बच्चों, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं इफ द लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रम डिफ्यूजेस इनटू वन अनदर एंड कैन नॉट सेपरेटेड इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अगर स्पेक्ट्रम की लाइंस एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो चुकी हों और एक दूसरे से अलग ना हो सके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं लाइट स्पेक्ट्रम, यानी रेनबो। रेनबो आप इसकी बेस्ट एग्जांपल है, आपने रेनबो देखा होगा। रेनबो की मुख्तलिफ ऐसे वेवलेंथ्स वाली लाइट्स होती हैं और वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हुई होती हैं, यानी येलो कलर, ऑरेंज कलर एक दूसरे से अलग नहीं होता। इसी येलो और ऑरेंज कलर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वेबग्योर कहते हैं इसको हम लोग, वेबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब ये जो वेबग्योर है बच्चों, ये विजिबल रीजन में आता है, और इसकी जो रेंज होती है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक होती है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लाइट लगी हुई है, और इसके सामने मैंने अभी प्रिज्म नहीं रखा है, लेकिन जैसे ही इसके सामने हम प्रिज्म रख दें तो आप देख सकते हैं कि इसमें रेनबो वाली जो लाइट्स आई हैं वो सारी की सारी लाइंस एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ हुई हैं, और डिफ्यूज़ होने की वजह से हम लोग इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आपको पता है कि लाइंस एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ हुई होती हैं और एक दूसरे से सेपरेट नहीं होती। अच्छा बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ बातें समझनी होगी कि इस यूनिवर्स में मुख्तलिफ़ किस्म की वेवलेंथ वाली रेडिएशंस एग्जिस्ट करती हैं, और वो कौन कौन सी हो सकती हैं? वो हो सकती हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, IR, इंफ्रारेड यानी विजिबल, UV विजिबल, एक्स रेस, गामा रेस और कॉस्मिक रेस। अगर आप इसको शॉर्टकट फॉर्म में याद करना चाहते हैं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, रेमान मेडिकल इंस्टीट्यूट वेरी यूजफुल एक्सरे ग्राफिक सेंटर। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो इतनी किस्म की टोटल वेवलेंथ्स जो है हमारी, या मैं रेडिएशंस कहूँ, हमारी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आपको सिर्फ नज़र वही आता है जो कि विजिबल रीजन में एग्जिस्ट करती है। हर एक वेवलेंथ जो है, हर एक रेडिएशन, उसकी अपनी एक रेंज है। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ बच्चों कि अगर आप इस तरफ जाते हैं, अगर आप इन रेडिएशंस में, आई होप सो कि आपको ये बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, अगर आप इस तरफ मूव करते हैं तो इस तरफ मूव करने से एनर्जी ज़्यादा हो रही है। एनर्जी जो है बेटा वो क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है वेवलेंथ की। अगर इस तरफ आप मूव करते हैं तो इस तरफ मूव करने से वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है। उस रेस की या उस रेडिएशंस की वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती हैं? ये जो लाइट आ रही है वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है ना, तो ये सारी जो रेज या वेवलेंथ्स हैं, ये किस फॉर्म में ट्रेवल करती हैं? वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। अब देखें वेवलेंथ का मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कॉस्मिक से रेडियो वेव्स की तरफ आते हैं तो वेवलेंथ क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। यानी कॉस्मिक रेस की वेवलेंथ कैसे होगी? इस तरीके से होगी, ऐसे ये ट्रेवल करेंगी, छोटी 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 छोटी। इसी तरीके से अगर आप रेडियो वेव्स पर आ जाए, मूविंग ऑन टू द डिस्क, तो ये कैसे ट्रेवल करेंगी? इनकी वेव्स ऐसे बड़ी होंगी,
जितनी ज़्यादा बड़ी वेव होगी एक रे की या एक रेडिएशंस की, उतनी कम उनकी क्या होगी, एनर्जी होगी, और जितनी कम उनकी वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा उनकी क्या होगी, एनर्जी होगी। अब तो आपको ये बात समझ आ गई कि मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशंस एग्जिस्ट करती हैं। हम जो चीज़ें देखते हैं वो विजिबल रीजन में देखते हैं, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। और उनकी रेंज क्या होती है, उनकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक। अच्छा बच्चों, ये तो बात हमने कर ली कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की, लेकिन टॉपिक हमारा ये नहीं है। टॉपिक हमारा है लाइन स्पेक्ट्रम, जो कि स्पेक्ट्रम की अगली टाइप है। कुछ ये रेडिएशंस के बारे में बातें बताना आपको ज़रूरी थी, क्योंकि ये फिर आगे आपके बहुत काम आएंगी। हमारा जो आज का टॉपिक है, समझो कि वो यहीं से शुरू होता है। ये थोड़ी सी स्पेक्ट्रम के बारे में बातें थी और उसकी टाइप्स डिस्कस करना ज़रूरी थी। तो हमारी जो स्पेक्ट्रम की सेकंड टाइप है वो कौन सी है, उसको हम लोग कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम किसको कहेंगे बच्चों? लाइन स्पेक्ट्रम हम लोग कहेंगे इफ द लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रम कैन नॉट डिफ्यूजेस इनटू वन अनदर एंड कैन बी सेपरेटेड इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे, मेरे साथ दोहराओ, इफ द लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रम डू नॉट डिफ्यूजेस इनटू वन अनदर एंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी वो जो स्पेक्ट्रम की लाइंस हैं वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज ना हो जैसे रेनबो में होती थी, क्योंकि वो तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। हम डिस्कस कर रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम। यहाँ पर स्पेक्ट्रम की लाइंस एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज नहीं होती और एक दूसरे से सेपरेट होती। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी होगी डेफिनेशन। अब लाइन स्पेक्ट्रम में हम लोग दो किस्म के स्पेक्ट्रम्स पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अच्छा बच्चों, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सबसे पहले अगर मैं एक गैस एक सिलेंडर में ले लेता हूँ, कोई भी गैस है, लेट से वो, ये मेरे पास एक यहाँ पर सिलेंडर मौजूद है। अब ये जो सिलेंडर है ना, ये एक समझो डिस्चार्ज ट्यूब है, यानी ग्लास का बना हुआ सिलेंडर है। ठीक है, इसमें से अगर मैं पास करूँ लाइट को, वाइट लाइट को, और आपको ये बात पता है वाइट लाइट जो है ये हमारी अपनी कौन सी है, सनलाइट। ठीक है, अब सनलाइट जब पड़ती है तो रेनबो बनता है ना, मुख्तलिफ कलर की उसमें वेवलेंथ्स मौजूद होती हैं। तो ये जो वाइट लाइट अगर मैं इसमें से पास करूँ इस गैस में से, तो यहाँ पर इसके सामने मैं प्रिज्म रख दूंगा, इसमें से ये लाइट निकलेगी और ये लाइट फिर किसके ऊपर पड़ेगी, इस गैस में से होती हुई निकल के ये पड़ेगी प्रिज्म के ऊपर। अब प्रिज्म में से जब ये निकलेगी तो फिर क्या करेगी, फिर इसके सामने हम लोग रख देंगे एक वाइट बैकग्राउंड। चाहिए ये कि ये लाइट यहाँ पर निकल कर इस सिलेंडर में से पास हो के प्रिज्म में से पास हो के इस पूरे के पूरे वाइट बैकग्राउंड को वाइट ही रखें, यानी कि ये रोशनी इसके ऊपर पड़ती रहे। जैसे कि ये लाइट की जो रोशनी है ये इस सारे बोर्ड पे पड़ रही है, इस वाइट बैकग्राउंड पे, ऐसे ही इस बैकग्राउंड के ऊपर ये लाइट का पड़ना ज़रूरी है। लेकिन साइंटिस्ट ने ये देखा कि इस वाइट बैकग्राउंड पर कुछ ब्लैक ब्लैक लाइनें आ गई, कुछ लाइट इस पोजीशन पर नहीं पड़ रही थी। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि जब ये लाइट यहाँ पर इस सिलेंडर में पड़ी जिसमें गैस मौजूद है, लेट्स से हाइड्रोजन गैस इसके अंदर मौजूद है, तो क्या हुआ बच्चों कि इस हाइड्रोजन गैस के जो एटम्स हैं और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को ये जो आने वाली लाइट की वेवलेंथ है वो अच्छी लगी होगी। तो पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बोर एटॉमिक मॉडल में और एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी शेल्स में चले जाते हैं। तो कोई वेवलेंथ वाली एनर्जी उसको अच्छी लगी होगी तो वो जंप कर कर कहाँ चला गया होगा, हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला गया होगा। हमें ये बात पता है बच्चों कि वाइट लाइट की रेंज कितनी है, 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक है। कुछ किताबों ने इसको 800 नैनोमीटर भी लिखा है, रेंजेस आगे पीछे हो सकती है। तो इस रेंज की ये लाइट है। अब बच्चों, लाइट जो आ रही है तो इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा, इस रेंज में से जो भी वेवलेंथ की रेंज उसको अच्छी लगती है वो एब्जॉर्ब कर कर और हायर एनर्जी शेल में चला जाएगा। बोहर एटॉमिक मॉडल में हम ये बात डिस्कस कर चुके थे कि हर एक शेल की अपनी एनर्जी,
लेट्स से मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था कि इस पहली शेल की 2 एनर्जी है, दूसरी की 4 है, तीसरी की 6 एनर्जी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को सेकेंड एनर्जी अगर वो फर्स्ट शेल में और उसकी एनर्जी 2 है और उसको जाना है थर्ड शेल में, तो वो उसकी एनर्जी अभी इतनी है 2 है, तो उसको जाना है 6 वाली एनर्जी ऑर्बिट में, तो वो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा? वो 4 एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। यानी 2 में अगर हम 4 प्लस करें तो वो कहाँ चला जाएगा? 6 पे चला जाएगा। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हर किस्म की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सिर्फ उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जिसमें डेल्टा ई बराबर होगा E2 माइनस E1 के। अब इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन वही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जो इन दोनों शेल्स के डिफरेंस के बराबर होगी। E2 इसमें क्या है? जो लास्ट शेल है, और E1 कौन सी है? जिससे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। तो इन दोनों शेल्स के डिफरेंस के बराबर जो एनर्जी होगी, वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर कर ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखे ना, लास्ट शेल की एनर्जी कितनी है? 6 है। फॉर एग्जाम्पल 6 होती नहीं है, माइनस में वैल्यूज है, किलो जॉल्स में वैल्यूज होती है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर 246 लिखा है। और E1 से उसने जंप करना है, मतलब कि इस पहली शेल से जंप करना है, तो पहली शेल की एनर्जी कितनी है? 2, तो 6 माइनस 2 करें 4, यानी वो 4 एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो तब वो जंप करके इस शेल में से इस शेल तक चला जाएगा। तो 4 वाली वेवलेंथ जो होगी यहाँ पर इस रेंज में, वो क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो वाली वेवलेंथ जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो यहाँ पर क्या होगी? नजर नहीं आएगी। तो यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड पर क्या होंगे? डार्क लाइनें आ जाएंगी। इसी वजह से हम लोग लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लिखते हैं, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? इसमें लिखते हैं इट इज ऑब्टेन by the absorption of radiation. Bright lines appear, dark lines appear on the bright background. लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस अपीयर हो जाती हैं ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और इसी वजह से लाइन स्पेक्ट्रम जो है इसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम इसको क्यों कहते हैं बच्चों? इस वजह से कहते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं ये डिस्क्रीट है, यानी इंडिविजुअली डिवाइड है। लाइन स्पेक्ट्रम में हमने क्या कहा कि स्पेक्ट्रम की लाइंस एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज नहीं होती, बल्कि ये क्या हो जाती हैं? ये सेपरेट होती, यानी अलग अलग फ्रैक्शंस में होती है। आपने देखा कि लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो तब वाइट बैकग्राउंड पर डार्क लाइंस आ जाती हैं। अच्छा बच्चों, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी सेकंड टाइप जो है, यानी लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम भी जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम की टाइप है। लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम बच्चों क्या कहता है? लाइन इमिशन कहता है इट इज ऑब्टेन बाय द इमिशन ऑफ रेडिएशन एंड ब्राइट लाइंस अपीयर ऑन द डार्क बैकग्राउंड। तो ये उसके थोड़ा सा उल्टा है। देखो बच्चों, अब वही गैस, वो हाइड्रोजन गैस जो हमने सिलेंडर में ली थी और उसने लाइंस को एब्जॉर्ब किया था, अब उसी गैस को अगर हम लोग ले लेते हैं जिसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हुआ था, और उसको हम लोग एक डार्क रूम में रख दें, और वहाँ पर इस गैस के सिलेंडर के सामने हम लोग अगर प्रिज्म रख दें एक, तो देखेंगे जब हम लोग इस जो गैस है ये यहाँ पर इस सिलेंडर के अंदर मौजूद है, इस गैस में से कुछ रेस निकलेंगी। जो रेस उसने एब्जॉर्ब की थी वो रेस अब ये इमिट करेगा, और इस प्रिज्म में से जब वो रेस पास होंगी तो तब क्या होगा? इस प्रिज्म में से पास होकर
सामने इसके हम लोग एक डार्क बैकग्राउंड रख देंगे, एक डार्क बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक कलर का डार्क बैकग्राउंड अगर हम लोग इसमें रख दें, लेट से मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये डार्क बैकग्राउंड है, ठीक है। इस डार्क बैकग्राउंड के ऊपर कुछ ब्राइट लाइंस अपीयर हो जाएंगी इस तरीके से, ये समझो ब्राइट लाइंस है इसमें। तो डार्क बैकग्राउंड के ऊपर जब ब्राइट लाइंस आती हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है बच्चों, पॉइंट ये है कि लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस एब्जॉर्ब हुई होंगी वही लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम में इमिट भी होंगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स ने जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है उसी वेवलेंथ को उसने फिर क्या कर दिया है, इमिट कर दिया है। इसी वजह से हम लोग लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम में कहते हैं, मेरे साथ बोलो, it is obtained by the emission of radiation and bright lines appear on the dark background, it is called line emission spectrum। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वही लाइंस इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं जो कि उन्होंने लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब की होती है। यहाँ पर डायग्राम में भी आपने अभी देख लिया होगा, ठीक है बच्चों। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है कि इलेक्ट्रॉन always try to remain in the lowest energy level। इलेक्ट्रॉन हमेशा ये चाहता है कि वो अपनी लोवेस्ट एनर्जी लेवल में रहे। so it comes back, so it's come back and energy is emitted in the form of, तो एनर्जी इमिट होती है किस फॉर्म में, उसको आप रेडिएशन भी कह सकते हो, उसको आप वेवलेंथ भी कह सकते हो, उसको आप लाइट भी कह सकते हो, या इन शॉर्ट इन सब को अगर मैं मिलाकर बोलूं तो उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो बच्चों, यहां पर जो एटम मौजूद है उसने क्या काम किया हुआ है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हुआ है लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, हमने अभी ये बात डिस्कस की। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया हुआ है, हायर एनर्जी शेल में गया हुआ है। अब हायर एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन क्या स्टेबल नहीं, आपको अगर मैं बुर्ज खलीफा के टॉप पर खड़ा कर दूं तो वहां पर आप स्टेबल नहीं रहेंगे, आप क्या करेंगे, आप हमेशा लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहेंगे, यानी ग्राउंड फ्लोर पर। कोई भी चीज़ इस दुनिया में होती है ना, वो अपनी हायर एनर्जी स्टेट्स में नहीं रहना चाहती। जैसे मैं आपको कहूँ कि आप भागो, बस भागते रहो भागते रहो भागते रहो, बस आप थक जाओगे, आपकी बॉडी चाहेगी कि आप रिलैक्स हो जाओ, तो आप अपनी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में रहना चाहोगे। एनर्जी तो आपके पास है, आप भाग सकते हो, लेकिन आप अपनी हमेशा लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में रहते हो। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी अपनी हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में रहना नहीं चाहता, वो वहाँ से क्या होता है, वापस आ जाता है। और इसी चीज़ को हम लोग ट्रांजिशंस भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में ऑर्बिट में जाता है, फिर वापस लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है, और ये सब कुछ माइक्रो सेकंड्स में हो जाता है, ठीक है। बहुत कम टाइम लगता है इसके ऊपर, 10⁻⁻⁶ सेकंड्स, सेकंड्स के हज़ारवें हिस्से में इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता भी, वापस नीचे भी आ जाता है। अरे सर ये क्या बता रहे हो, यही सच्चाई है। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं, कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसके बाद वो क्या करता है, उसको इमिट करता है। यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट एंड कम्स बैक, एनर्जी इज इमिटेड। अब ये जो एनर्जी इमिट होगी यहाँ पर, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में आएगा तो यहाँ से कुछ एनर्जीज इमिट होंगी। अब ये जो एनर्जी इमिट होगी ये इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन भी हो सकती है, यानी इसको आप रेडिएशन भी कह सकते हो, इसको आप वेवलेंथ भी कह सकते हो, इसको आप लाइट भी कह सकते हो, या इन शॉर्ट इनका मिक्सचर आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट
लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, और हमारा टॉपिक ही लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम है एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर। इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम को। अच्छा बच्चों, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो ईटा में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए, अरे एग्ज़ाम भी करीब आ गए हैं, टेंशन ज़्यादा हो रही है। हाँ, टेंशन जितनी ज़्यादा होती रहेगी ना, तो इसका मैं तुम्हें हल बताता हूँ। अभी तुम्हारे माइंड में टेंशन ज़्यादा हो रही, एग्ज़ाम करीब आता जा रहा है। इसका मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है ना कि तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। कैसे पता है? सब कुछ बंद करो और बस किताब लेके बैठ जाओ, बात ख़त्म। सुबह से किताब लेकर बैठो, रात तक पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ तो पढ़ लोगे ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी टेंशन कम होती जाएगी। हाँ कि मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, तो पढ़ते रहो। अच्छा, टॉपिक पर आते हैं कि अगर आपसे कोई MD-CAT में क्वेश्चन पूछता है कि when an electron jumps from n is equal to 2 to n is equal to 3 to n is equal to 1, calculate energy and wavelength, तो तब आप उसको क्या जवाब दोगे? कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि थर्ड शेल में से फर्स्ट शेल में आ रहा है, या चलो इसको यूं कर लेते हैं कि थर्ड शेल की बजाय वो सेकंड शेल में आ रहा है, थर्ड शेल से वो सेकंड शेल में आ रहा है। तो यहाँ पर आने से एनर्जी क्या होगी और वेवलेंथ क्या होगी इस इलेक्ट्रॉन की, आप ये कैलकुलेट करके बताएं। तो एनर्जी मालूम करने के लिए बच्चों आपको कौन सा फार्मूला लगाओगे? एनर्जी मालूम करने के लिए आप लगाओगे डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। आपको ये बात पता है बोहर एटॉमिक मॉडल में, और उससे पीछे हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे कि एनर्जी का किलो जॉल्स में क्या फार्मूला होता है। एनर्जी का फार्मूला होता है माइनस 1312.36 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये एनर्जी का फार्मूला होता है। यहाँ पर E2 है तो आप यहाँ पर N2 लगा दें, माइनस ये वाला माइनस, और दूसरा माइनस जो है वो इस एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा माइनस 1312.36 डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर, क्योंकि E1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब इसमें जस्ट पुटिंग कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, माइनस 1312.36 डिवाइडेड बाय N2 का स्क्वायर क्या है, N2 हमारे पास है 2, तो N2 है हमारे पास 3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये हमारे पास N2 हो गया, ये हमारे पास N1 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे 3, यानी 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इधर आ जाएगा 1312.36 डिवाइडेड बाय N1 की जगह हम क्या लगा लेंगे 2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ले लो, इस पे डिवाइड कर लो, इसका भी स्क्वायर ले लो, इस पे डिवाइड कर लो, प्लस माइनस कर लो, तो इससे आंसर आ जाएगा -473। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी उस इलेक्ट्रॉन की, यानी एनर्जी आपने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। कैलकुलेशन आप खुद ही कर लेना, मैंने करके रखी है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से बच्चों ये आपके पास आ गई क्या, एनर्जी आ गई। अगर आपसे वो कह रहा है कि वेवलेंथ बताओ, तो वेवलेंथ कैसे बताओगे आप? एनर्जी तो आ गई, यहाँ पर साइड पर लिख लेते हैं कितनी आ गई है, एनर्जी आ गई है -473, ठीक है, किलो जॉल या जॉल्स पर मोल, किलो जॉल में कर लेते हैं, किलो जॉल्स पर मोल। अच्छा, अब हमने क्या मालूम करना है बच्चों, अभी हमने मालूम करना है क्या, अभी हमें वेवलेंथ मालूम करनी। एनर्जी हमें क्या हो गई है, मालूम हो गई। वेवलेंथ मालूम करने के लिए आपके पास फार्मूला है E इज इक्वल टू HC डिवाइडेड बाय लैम्डा। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी आपके पास आ चुकी है, H आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, C आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है। अगर इस फार्मूले को मैं चेंज कर दूं, इसको यहाँ ले आऊँ HC डिवाइडेड बाई E, तो इससे आप क्या करो, यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट पुट करो, इधर एनर्जी जो कैलकुलेट की है वो पुट करो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा।
अच्छा बच्चों, कोई स्टूडेंट कहता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बहुत बड़ी है और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो भी 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8 है, तो उसको करके कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? लैम्डा इज इक्वल टू एच और सी का जो प्रोडक्ट है, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आता है? 12375। ये अपने पास नोट करें, डिवाइडेड बाई ई। अब ई कितना आया है आपके पास? -473। तो यहाँ पर ई यानी एनर्जी पुट करो और दोनों को डिवाइड करो, आपके पास क्या आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा, यानी कि वेवलेंथ आ जाएगी। तो चारों ऑप्शंस में से जो भी दुरुस्त हो उस पर आप टिक कर सकते हैं। ये वैल्यू आपने याद करनी है, 12375। इन दोनों को प्रोडक्ट लेने से ये वैल्यू आती है। अच्छा बच्चों, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। अभी आपने देखा कि लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी स्टेट में नहीं रह सकता, लोअर एनर्जी स्टेट में रहता है, तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? उसकी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये उसकी ग्राउंड स्टेट है, लेट से N1 है, ये क्या है? N2 है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? आपके पास N3 है, ये आपके पास N4 है, ये आपके पास N5 है। इसी तरीके से जाते जाते ये क्या है? इन्फिनिटी है। तो अब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ सकता है। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड शेल में है तो वो सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आ सकता है, या थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में आ सकता है, या फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल में आ सकता है। इस तरह करते करते वो इन्फिनिटी से फर्स्ट शेल में आ सकता है। जब भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर अपनी हायर एनर्जी स्टेट से पहले वाली शेल में आकर स्टॉप करें, तो वहां पर जो रेडिएशंस निकलेंगी, वहां पर जो वेवलेंथ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग लाइमन सीरीज कहते हैं। लाइमन एक साइंसदान था बच्चों जिसने ये सीरीज को इन्वेंट किया था, और यहां से जो रेडिएशन ये निकलती है, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जब आता है तो तब जो रेडिएशन निकलती हैं वो किस रीजन में निकलती हैं? वो रीजन में निकलती है अल्ट्रा वायलेट रीजन। यानी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी डी एक्साइट होकर जब फर्स्ट शेल में आएगा ना, तो जो रेडिएशंस बाहर निकलेंगी, जो वेव्स या वेवलेंथ बाहर निकलेगी, वो किस रीजन की होगी? वो अल्ट्रा वायलेट रीजन की होगी। इसी वजह से मैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आपको इन रीजन्स के बारे में समझा रहा था। अच्छा बच्चों, अभी आपसे कोई पूछ लेता है कि कैलकुलेट लैम्डा व्हेन इलेक्ट्रॉन de-excites from N2 to N1। N2 से इलेक्ट्रॉन N1 में डी एक्साइट होकर आता है, तो उसका आप लैम्डा यानी कि वेवलेंथ बताओ। ये क्वेश्चन एमडीकैट में पूछा गया है। तो इसका आंसर निकालते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आए तो उसकी वेवलेंथ आप निकालें। तो ये आप कैसे निकाल सकते हो? आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो, 1/λ इज इक्वल टू RH Z², 1/N1 का स्क्वायर, 1/N2 का स्क्वायर। ये फार्मूला है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो? किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आप निकाल सकते हो जब वो इस किस्म का क्वेश्चन पूछे। यहाँ पर R क्या है? R जो है वो रेडबर्ग कांस्टेंट है, और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 1.097 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ पर मीटर। ये रेडबर्ग कांस्टेंट है और ये इसकी वैल्यू है। Z² यानी एटॉमिक नंबर, आपको जो भी एटॉमिक नंबर दिया गया हो। लेट्स से यहाँ पर आपको वो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर Z हम लोग क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे। अच्छा बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन N2 से कहाँ आ रहा? N1 पे आ रहा, तो तब एनर्जी या वेवलेंथ क्या होगी? तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि आप यहाँ पर लिखेंगे 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट R, Z² यानी 1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई
n1 का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर क्या है आपके पास 1 का स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 1 में आ रहा है और कहाँ से आ रहा है 2 से आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 2 का स्क्वायर, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू r, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इधर से 1 आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। इसको अगर आप एलसीएम ले लें तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 3/4। अब 3/4 आ गया है मुझे लेमडा चाहिए, 1 बाई लेमडा मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बच्चों कि यहाँ की जो वैल्यू है उसको इधर शिफ्ट कर लूंगा और इधर की वैल्यू को उधर शिफ्ट कर लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर ये 3r इधर जाए तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा और ये 4 इधर डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3r इज इक्वल टू लेमडा। लेमडा यहाँ पर डिवाइड्स में, इक्वल से उधर किधर चला गया, मल्टीप्लाई में चला गया। अच्छा बच्चों, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो लेमडा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3r, एक ही बात है। अब यहाँ पर आपने r की वैल्यू को पुट करना है, ये r की वैल्यू है, इसको डिवाइड करना है तो आपके पास लेमडा आ जाएगा, लेकिन r की वैल्यू तो आपको पता है यहाँ पर 10 रेज़्ड टू द पावर में, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप एक काम करो, आप एक ये देखो r यहाँ पर किस में है 1 बाई आर में, तो आप 1 बाई आर की वैल्यू याद कर लो, 1 बाई आर इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी वैल्यू होती है, 1 बाई आर की ये वैल्यू होती है, बस ये याद कर लो। यहाँ पर जस्ट इसको पुट कर लो, लेमडा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या है 1 बाई आर है ना, तो 1 बाई आर की जगह आप ये वैल्यू पुट कर लो, लेमडा इज इक्वल टू 4/3, 1 बाई आर के साथ क्या आ गया 911 एंगस्ट्रॉम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड करोगे तो इससे क्या वैल्यू आ जाएगी, इससे आ जाएगा 12 और 16 एंगस्ट्रॉम, इससे आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स होगा 2 से 1 में, यानी इलेक्ट्रॉन जब 2 से 1 में आया है तो यहाँ से जो वेवलेंथ निकली है वो कितनी है, वो है 12-16 एंगस्ट्रॉम, इतनी वेवलेंथ यहाँ से निकली है। अच्छा बच्चों, ये वैल्यू तो मैंने यहाँ पर लिखी, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 की बजाय कहाँ से आ रहा है, 2 की बजाय वो आ रहा है 3 से, तो 3 से अगर वो आ रहा है तो फिर यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 का स्क्वायर ले लोगे तो 9 आ जाएगा, 9 से यहाँ पर इसकी कैलकुलेशंस को चेंज कर दोगे, इस तरह जाते जाओगे, फिर चेंज करते करते इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके करोगे तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3 के लिए, ये मैं मिटा रहा हूँ, इसको नोट कर लो अपने पास, इसके लिए वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी आपके पास लेमडा इज इक्वल टू, आप कैलकुलेट करके देख लेना, 10-2.6 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू आ रही है। तो ये किसके लिए आ रही है, जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करके थर्ड शेल में से फर्स्ट शेल में आया, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आई है इसकी वैल्यू आई है 10-2.6 एंगस्ट्रॉम। अच्छा बच्चों, अभी कोई आपसे पूछ सकता है, इस तरीके से आप मुख्तलिफ वेवलेंथ्स को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, अगर 2 से 1 में आए तब भी कैलकुलेट कर सकते हो, 3 से 1 में आए तब भी कैलकुलेट कर सकते हो, 4 से आए 5 से आए तो इसी फार्मूले के ज़रिए आप इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि इन्फिनिटी से 1 पे आए तो फिर क्या करोगे, देखो इन्फिनिटी से अगर वो 1 पे आए, यहाँ पर क्या कर देंगे, इन्फिनिटी कर देंगे, तो इन्फिनिटी से 1 पे आ रहा है तो यहाँ पर आपने क्या लगा लेना है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी और 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको 1 का स्क्वायर लेकर डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 को r से मल्टीप्लाई करोगे तो r ही आ जाएगा। अब ये इधर डिवाइड में है और ये इधर मल्टीप्लाई में, ये इक्वल के उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 1 बाई आर। 1 बाई आर आपको पता है किसके बराबर है, 911 के बराबर है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लेमडा इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम।
यानी जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 1 पे आएगा तो इसकी क्या वैल्यू होगी, 911 एंगस्ट्रॉम। ये कुछ वैल्यूज थी जो हमने कैलकुलेट की, और अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए, कहाँ पर आ जाए बच्चों, फर्स्ट शेल में आ जाए डी एक्साइट होकर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। इसको डिस्कवर किसने किया था, लाइमन एक साइंटिस्ट थे, उसने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। अच्छा बच्चों, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि अगर आप देखें तो 2 से जब 1 पर वेवलेंथ निकल रही है जो, वो कितनी है, 12-16, और 3 से जो 1 पर आ रही है उसको चाहिए कि वो क्या हो, वो हो 12-15, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी वजह से इसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहा जाता है कि दूसरी वेवलेंथ 12-15 नहीं है, देखो दूसरी चेंज है, 10 2.6 एमस्ट्रॉन्ग है, यानी इससे बिल्कुल चेंज वैल्यू आ रही है, बीच में कुछ वेवलेंथ से कुछ लाइंस जो है गायब है। इसी वजह से इन स्पेक्ट्रम को या लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम को या इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यानी ये कंटिन्यूअस नहीं होता, इनमें लाइंस एक दूसरे के साथ डिफ्यूज नहीं हुई होती, अलग अलग आती हैं। आपको हमने देखा कि वाइट बैकग्राउंड के ऊपर डार्क लाइंस आई, डार्क बैकग्राउंड के ऊपर वाइट लाइंस अलग अलग आई, एक दूसरे के साथ डिफ्यूज नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि इनकी यहाँ पर वैल्यूज अलग अलग आ रही। और इसी तरीके से अगर इन्फिनिटी से आए तो यहाँ पर ये लाइन आती है। इस चीज़ से आप एक और बात भी निकाल सकते हैं कि तो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, सबसे लॉन्गेस्ट, वो कहाँ पर आ रही है, वो N2 से N1 पे आ रही है। यानी जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि लाइमन सीरीज में सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होती है और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी होती है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होती है बच्चों, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब आती है जब एक इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर 2 से 1 में आता है। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन 2 से, या यूं लिखूं, इलेक्ट्रॉन 2 से जब 1 में आएगा तो तब क्या होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। यानी यहाँ से जो वेवलेंथ निकलेगी वो ऐसी होगी, बड़ी होगी, और उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी कम होगी। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी है, जब इन्फिनिटी से 1 पे आ रहा है, इन्फिनिटी से 1 पे आने पे क्या वैल्यू आई है, 911 आई है, इससे बहुत कम है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब आएगी जब एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इन्फिनिटी से किस पे आएगा, इन्फिनिटी से 1 पे आएगा, तो तब क्या रिलीज होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रिलीज होगी। देखो यहाँ से जो वेवलेंथ निकलेगी वैसे बड़ी छोटी होगी, और उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ से करीब से ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ठीक है, इधर से इलेक्ट्रॉन आता है पुचुक, तो यहाँ से क्या होती है, बड़ी वेवलेंथ निकलती है। लेकिन यहाँ से इन्फिनिटी से जब इलेक्ट्रॉन आता है पहली शेल पे, तो ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो इस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की सबसे कम एनर्जी और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की सबसे ज़्यादा एनर्जी। दैट वाज प्रीटी मच इट अबाउट द लाइमन सीरीज। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और सीरीज की। और भी सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, पास्चिन सीरीज है, आपको पता ही होगा, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर बना लेता हूँ, ये क्या है, N1 है, इधर से इधर तक क्या है, ये रही N2, ये रही N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, और फिर ऊपर जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो, करते करते कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम लोग, इन्फिनिटी तक पहुँच जाएंगे। ये क्या हो जाएगा आपके पास, N2, N3, ये हो जाएगा N4, N5, N6, ये हो जाएगा N7, N8, N9। तो जब बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ये चलो,
जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर, मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना भाई। इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी स्टेट में है वो सबसे लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में यानी N1 में भी आ सकता है, N2 में भी आ सकता है, N3 में भी आ सकता है, N4 में भी आ सकता है, यानी डी एक्साइट होकर तो किसी भी शेल में आ सकता है। तो मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो मुख्तलिफ शेल्स में आने से मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ निकल सकती हैं, तो वो मुख्तलिफ किस्म की रीजन्स की होंगी। जैसा कि हमने पहले क्या डिस्कस किया, पहले हमने डिस्कस किया कि एक इलेक्ट्रॉन अगर 2 से 1 में आता है, 3 से 1 में आता है, 4 से 1 में आता है, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी से अगर 1 में आता है, तो ऐसी सीरीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसी सीरीज़ को हम लोग लाइमन सीरीज़ बोलेंगे, लाइमन सीरीज़। और ये कहाँ पर फॉल कर रही थी, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल कर रही थी। यहाँ से जो वेवलेंथ निकलती है जब एक इलेक्ट्रॉन गिरता है फर्स्ट शेल पर, तो वहाँ से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो किस रीजन की होती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन्स की होती है। अच्छा, इसी तरीके से अगर एक इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड शेल में आ रहा है, या फोर्थ से सेकंड शेल में आ रहा है, फिफ्थ से सेकंड शेल में आ रहा है, सिक्स से सेकंड शेल में आ रहा है, या इन्फिनिटी से सेकंड शेल में आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाल्मर सीरीज। बाल्मर एक साइंसदान थे जिन्होंने इस सीरीज को इन्वेंट किया था, और इस सीरीज के जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो विजिबल रीजन में होते हैं, यानी हमें नज़र आते हैं। असल में क्या हुआ था ना, असल में बोहर एटॉमिक मॉडल से भी पहले, सबसे पहले जो मसला था ना, वो स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का आ रहा था और वो विजिबल रीजन का आ रहा था। सबसे पहले जो सीरीज आई स्पेक्ट्रम की विजिबल रीजन्स में, वो बाल्मर जो साइंसदान थे उन्होंने की, उन्होंने इसको डिस्कवर किया असल में बहुत पहले, जब बोहर एटॉमिक मॉडल भी नहीं आया था, कुछ भी नहीं आया था। तो उनको समझ नहीं आ रहा था, वो कह रहे थे कि इस विजिबल रीजन में ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ये डिस्क्रीट क्यों आ रहा है, अलग अलग एनर्जीज क्यों आ रही हैं। तो इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे बाल्मर, तो इस चीज़ का आंसर किसी को नहीं मिल रहा था। तो फिर बाद में बोहर आए, इनका अपना फार्मूला था इसको निकालने का, लेकिन वो बड़ा कम्प्लेक्स था। फिर बाद में बोहर आए, उन्होंने चेंज करके ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट वाला फार्मूला आपको बताया, ये हमें बोहर ने बताया। तो फिर इसमें पुटिंग करके हम इजीली बता सकते हैं कि यहाँ से जो वेवलेंथ निकलेगी वो अलग अलग उसकी वैल्यू होगी, ऊपर से नीचे आने पे अलग वैल्यू होगी। इसी से आप ये भी बता सकते हैं कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी बाल्मर में, जो कि N3 से कहाँ आएगी, N2 पे आएगी। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, जब इन्फिनिटी से 2 पर इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये जो सीरीज है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाल्मर सीरीज, और ये विजिबल रीजन में फॉल करती है। अच्छा, इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर सेकंड शेल के बजाय थर्ड शेल में आ जाए, फोर्थ से थर्ड में आए, फिफ्थ से थर्ड में आए, सिक्स से थर्ड में आए, सेवन से थर्ड में आए, या अप टू इन्फिनिटी से थर्ड में आए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइमन बाल्मर पासचेन सीरीज। और यहाँ से जो स्पेक्ट्रम निकलेगा वो कौन सी रेंज में होगा, वो रेंज में होगा नियर IR। ये IR रेडिएशंस, जो IR वेवलेंथ शुरू होती है ना जिस रेंज से, उसके नज़दीक ये इसकी रेंज क्या होती है, फॉल करती है। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर 4 एनर्जी ऑर्बिट में आएगा, 5 से 4 में आ सकता है, 6 से 4 में आ सकता है, 7 से आ सकता है, 8 से आ सकता है, 9 से आ सकता है, ये अप टू इन्फिनिटी से आ सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंड सीरीज बोलेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, फंड सीरीज। और फंड सीरीज क्या होती है, मिड IR में आती है, मिड IR रेंज में। अगर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर फिफ्थ शेल में आ जाए, तो फिफ्थ शेल में आ जाए, तो तब वहाँ पर जो सीरीज बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन बाल्मर पासचेन फंड और ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज। और इसी तरीके से अगर एक इलेक्ट्रॉन 6 एनर्जी ऑर्बिट में डी एक्साइट होकर आता है, तो इसको हम फेरी सीरीज कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि डी एक्साइट होकर आते हैं, तो इसकी ये मुख्तलिफ़ किस्म की सीरीज़ बनती है, और इनको मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट ने क्या किया था, इन्वेंट किया था। कुछ में स्पेक्ट्रम आपको यहाँ पर शो करने जा रहा हूँ, लाइव एग्जांपल्स हैं, लेबॉर्ट्री में परफॉर्म किए गए। सबसे पहला जो स्पेक्ट्रम है इसमें बच्चों, वो है मरकरी का स्पेक्ट्रम। इस डिस्चार्ज ट्यूब में आप देख सकते हैं ये मरकरी के वेपर्स मौजूद हैं। अभी मैंने इसके सामने प्रिज्म नहीं रखा है,
जब मैं इसके सामने प्रिज्म रखता हूँ तो मरकरी में से जो स्पेक्ट्रम निकल के आता है वो ब्लू कलर का आप देख सकते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम जो है मरकरी के आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये नाइट्रोजन की है, और अभी अगर इसके सामने मैं जब प्रिज्म रख देता हूँ तो तब आप देखते हैं कि नाइट्रोजन के अंदर इसको आपको मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेक्ट्रम्स नाइट्रोजन के नज़र आ रहे हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद अगला जो स्पेक्ट्रम है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर का, ये नियॉन है, नियॉन गैस है। इसके सामने अगर हम लोग स्पेक्ट्रम रखते हैं तो बहुत प्यारा सा आपको ऑरेंज कलर का स्पेक्ट्रम जो है नज़र आता है। इसके बाद हम सब का जो फेवरेट है और इसी के बारे में डिस्कशन की जाती है, ये जो है बच्चों हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इस हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा होगा। तो जैसे ही मैं इसके सामने इस प्रिज्म रखता हूँ तो लाइट डिस्पर्स होकर जो स्पेक्ट्रम दे रही है उसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा बच्चों, इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो सबसे दूर है मिड लाइन से, जो सबसे दूर वाला स्पेक्ट्रम की लाइन है, इसको हम लोग हाइड्रोजन अल्फ़ा कहते हैं, और ये अक्सर स्टार्स या नेबुलास या जितनी आउटर स्पेस में जो स्टार्स डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं तो वहाँ से जो स्पेक्ट्रम निकल के आता है तो वो हाइड्रोजन अल्फ़ा का स्पेक्ट्रम होता है, और इसके ज़रिए हम लोग उसकी स्टडीज़ करते हैं। इसके साथ जो है बीच में जो लाइन है उसको हम लोग हाइड्रोजन बीटा कहते हैं, और इसी तरीके से जो इस मिड वाली लाइन के सबसे करीब वाला जो लाइन है इसको हम लोग हाइड्रोजन गैमा स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो बच्चों, ये लैब में परफॉर्म किए गए कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिसके ज़रिए मैंने आपको ये बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेक्ट्रम कैसे नज़र आते हैं और कैसे दिखते हैं असल में। अच्छा बच्चों, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इनमें से मुझे ये बताएं, पहले बोर्ड मिटा लें। अगर आपसे बच्चों को ये पूछता है कि एक स्पेक्ट्रम की कितनी ट्रांजिशंस पॉसिबल हो सकती हैं, या एक जो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है उसमें कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल्स हो सकती हैं, जैसे ये N1 है, ये N2 है शेल नंबर, ये N3 है, ये N4 है। तो देखें, अगर एक इलेक्ट्रॉन N4 से N1 में आ रहा है तो वो कितने तरीक़ों से आ सकता है, कितनी ट्रांजिशंस उसकी हो सकती है। देखो, पहली तो ये हो सकती है कि वो 4 से किस में आए, 1 में आए। दूसरी ये हो सकती है कि 4 से 3 में आए, 3 से 2 में आए, 2 से 1 में आए। तीसरी ये हो सकती है कि वो 4 से 2 में आए और फिर 2 से किस में आए, 1 में आए। चौथी ये हो सकती है कि वो 4 से 3 में आए और फिर 3 से किस में आए, 1 में आए। तो ये कुछ ट्रांजिशंस हैं। इन तरीक़ों से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर 1 में आ सकता है और उसके मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेक्ट्रम्स ऑब्टेन हो सकते हैं। अब यही क्वेश्चन अगर आपसे वो मेडिकल टेस्ट में पूछता है तो फिर इसका आंसर आप कैसे देंगे? ऐसे डायग्राम बनाएंगे? अगर डायग्राम बनाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर N4 N5 N6 अप टू इन्फिनिटी तक है, तो कितनों की बनाओगे फिर कि कहाँ से कहाँ आएगा? जैसे देखो, यहाँ से एक तो ये इसकी ट्रांजिशन होगी कि 4 से 1 में आ गया, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई। अब ये नहीं हो सकती, ये वाली क्योंकि यहाँ पर भी मौजूद है, लिहाजा ये वाली हम लोग काउंट नहीं करेंगे। इसी तरीके से इस पोजीशन पर ये वाली इधर हो चुकी है तो इसको भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो आप देखें कि N4 से अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है N1 पर तो वहाँ पर उसकी कितनी ट्रांजिशंस हो सकती हैं, इसको आप गिन लें आप 1 2 3 4 5 6, यानी इसकी कितनी ट्रांजिशंस पॉसिबल हो सकती हैं, 6 ट्रांजिशंस पॉसिबल हो सकती हैं। 6 ट्रांजिशंस एक इलेक्ट्रॉन कर सकता है अगर वो 4 से किस में आए, 1 में आए। अच्छा बच्चों, देखें, इसका एक आसान तरीका क्या हो सकता है। आसान तरीका हम लोग ऐसे मालूम कर सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लेट से 7 से आ रहा है 1 में तो आपने क्या लिखना है, 7 आगे इसके ऐसे इक्वल लगाना है और 7 से पीछे आपने काउंट करना शुरू कर देना है। 7 से कम क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। इसी तरीके से अगर 6 है, 6 से आ रहा है तो इससे छोटे क्या हो सकता है, 5 4 3 2 1। अगर 5 से आ रहा है तो क्या हो सकता है, 4 3 2 1। अगर 4 से आ रहा है तो क्या हो सकता है, 3 2 1। अगर 3 से आ रहा है डी एक्साइट होकर तो क्या हो सकता है, 2 1। अगर 2 से आ रहा है तो क्या हो सकता है, 1।
अब देखें मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों अगर एक इलेक्ट्रॉन वो आपसे पूछता है कि 4 से 1 पे आ रहा है या 7 से 1 पे आ रहा है या 10 से 1 पे आ रहा है या 20 से 1 पे आ रहा है, तो कितनी किस्म की ट्रांजिशंस हो सकती हैं। देखो अगर 4 से 1 पे आ रहा है तो आप इन सब को जमा कर लो। 3 में 2 प्लस करो तो क्या आता है 5, और 5 में 1 प्लस करो तो क्या आता है 6। यानी अगर 4 से इलेक्ट्रॉन 1 पे आए तो कितनी ट्रांजिशंस पॉसिबल हो सकती हैं 6। जैसा कि हमने यहाँ पर प्रूव भी किया है कि कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकती हैं 6। यानी इस तरीके से आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कितनी ट्रांजिशंस कर सकता है। इसी तरीके से अगर एक इलेक्ट्रॉन 5 से आ रहा है तो इन सब को प्लस कर लें, 7 से आ रहा है तो 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो इतनी ट्रांजिशंस एक इलेक्ट्रॉन कर सकता है अगर 7 से वो किस पे आ जाए 1 पे आ जाए। अगर आप ऐसे लाइंस बनाकर उसको कैलकुलेट करेंगे तो एक तो एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है, दूसरा इसमें आप गलत भी हो सकते हैं। लिहाजा आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अभी आपसे कोई ये पूछता है कि ये किन रीजन्स में आ सकते हैं, ये स्पेक्ट्रम किन रीजन्स में आ सकते हैं, तो वो भी आप इसी तरीके से मालूम कर सकते हो। यानी आप इन सब को देखो तो यहाँ से क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी इस रीजन में सारे जो स्पेक्ट्रम आएंगे वो किस में आएंगे, अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 में क्या होता है, 1 में हमारे पास लाइमन सीरीज़ है और लाइमन सीरीज़ अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करती है। इसी तरीके से यहाँ पर सारे 2 हैं, तो 2 में कितने आ सकते हैं 1 2 3 4 5। 5 आपके पास जो ट्रांजिशंस हैं वो किस में आ सकती हैं, वो बाल्मर सीरीज़ में आ सकती हैं। तो बाल्मर सीरीज़ कहाँ पर फॉल करती थी, विजिबल रीजन में फॉल करती थी। तो ऐसे आप मुख्तलिफ रीजन्स के बारे में भी बता सकते हैं इसके ज़रिए। अच्छा बच्चों, आई होप सो ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके ऊपर बहुत मेहनत लगती है, इसी वजह से वीडियो भी थोड़ी सी लेट आई थी। आप लोग कमेंट भी करते रहते हो कि वीडियो जल्दी अपलोड करें, लेकिन इस पे बहुत वक्त लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, और जितने भी मुझे देख रहे हो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं अभी अपने चैनल पे देख रहा था मेजॉरिटी जितने भी लोग हैं 70% वो सब्सक्राइब किए बगैर वीडियोस को देख के चले जाते हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिल सके। ऑल द वेरी बेस्ट।